रासायनिक समीकरण। तो जैसे कि आप पीछे पढ़े हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यदि सामान्य भाषा में लिख दें, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन यह व्यक्त करना आपको एक लंबा प्रोसेस होगा और यदि उसको प्रतीक और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित कर दे तो आपको सुविधाजनक होगा और इसीलिए आपको रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसी लिख दें तो आपको Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। तो ये क्या देख रहे हैं, ये आपको रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण से क्या आपको पता चल रहा है, रासायनिक समीकरण से ये पता चल रहा है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया में, पीछे भी बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। यानी एलएचएस में जो लिखा रहता है वो क्या है, आपका अभिकारक है, और जो आरएचएस में प्राप्त होता है वो क्या है, आपका उत्पाद है। तो इस तरह से आपको अब रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या लाभ होता है इसे देखा जाए तो देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन पदार्थ भाग लेते हैं। यानी रासायनिक समीकरण से ये पता चलता है कि उसमें कौन कौन से अभिकारक भाग लिए हैं। तो पहला नंबर तो उसमें अभिकारक, कौन कौन सा अभिकारकों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा नंबर उसमें कौन कौन से उत्पाद आपको बने हैं उसकी भी जानकारी हो जाती है। इसके बाद किसी भी आपका तत्व या यौगिक के सूत्र की भी जानकारी होती है कि उनका क्या सूत्र है, सूत्र की सहायता से वो लिखे जाते हैं, तो सूत्र की भी जानकारी इनसे अभिकारक और उत्पाद की प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको अगर ये समीकरण संतुलित नहीं है तो दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो ये पता नहीं चल सकता है कि उसके कितने मोल वास्तव में भाग लिए हैं, और जब कितने मोल भाग लिए हैं तो द्रव्य विनाशता का नियम का भी पालन नहीं होगा, और इसलिए इस समीकरण को संतुलित करना। यानी जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होते हैं उसे कंकाली समीकरण या इसके लेटोन इक्वेशन कहते हैं, जो जिसे कंकाली समीकरण कहा जाता है, जो असंतुलित होते हैं। लेकिन अभी आप बताएं कि आपका असंतुलित समीकरण द्रव्य विनाशता के नियम का पालन नहीं करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य विनाशता के नियम का पालन होता है, और इसी कारण से आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो क्या बताएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण से यह आपको उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी सूत्र तो है लेकिन इसके जो बाहर ये लिखे जाते हैं गुणांक, वो मोल को प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण से उसमें भाग लेने वाले मोलों की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उसमें अभिकारकों कितने मोल भाग लिए हैं और उत्पाद के कितने कितने मोल आपको बने हुए हैं, इसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा कहें कि मोलों की जानकारी प्राप्त होने पर आपका उसके द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हैं, और तीसरा ये भी कर सकते हैं कि द्रव्यमान के अभिकारक और उत्पाद की द्रव्यमान की गणना करते हुए हम द्रव्य अविनाशता के नियम को भी सत्यापित कर सकते हैं कि द्रव्य अविनाशता का नियम आपका सत्य है। और अगर कोई गैस निकल रही है और गैस का एक मोल है, एक मोल का मतलब कि जो यहाँ गुणांक लिखा होगा, अगर गुणांक नहीं लिखा तो एक है तो उस एक मोल है, यहाँ 2 लिखा होगा तो 2 मोल गैस बनेगी, 3 लिखा होगा तो 3 मोल होगी। तो 1 मोल गैस का आयतन याद रखना कि 22.4 लीटर होता है।
कोई भी रासायनिक आपका समीकरण होगा और उसमें अगर गैस अवस्था में है और पदार्थ और गैस अवस्था में 1 मोल है तो उसका आयतन 22.4 ही लीटर होगा। अब उसके आधार पर 2 मोल होगा तो उसका डबल कर देंगे 3। तो उस तरह से आयतन की भी उसकी मोल की जानकारी है तो उसकी आयतन भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपको यह संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व रहा कि संतुलित रासायनिक समीकरण का। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इस चीज को देखा जाए। इसी समीकरण को पहले समझे कि Zn प्लस H2O सॉरी H2SO4 को ले लिया जाए। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। इधर आप बाई तरफ अभिकारक होते उत्पाद है। तो आप देखिए संतुलित समीकरण के लिए ये अलग से एक नोट्स तैयार बने मानसिक तौर से देख लेते हैं। अगर मानसिक तौर से तैयार नहीं है तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से तत्व भाग लिए। तो जिंक भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। अब दोनों साइडों में LHS में और RHS में उनके परमाणुओं की संख्या देख लीजिए। तो LHS में कितने परमाणु है जिंक के? 1 है। RHS में कितना है? 1 है। हाइड्रोजन की इसमें कितने परमाणु है? 2 है। इधर भी कितने हैं? 2 है। सल्फर के कितने परमाणु है? 1 है। इधर भी सल्फर के कितने परमाणु है? 1 है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 4 है। इधर भी कितने परमाणु है? 4 है। इसके मतलब कि यह समीकरण अगर दोनों रासायनिक समीकरण के दोनों LHS और RHS में उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार यह समीकरण क्या है? आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब दूसरा उठाया जाए, जैसे Mg प्लस O2 एरो MgO। इस समीकरण को भी देख लिया जाए कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो इसमें कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं तो मैं बताया कि तत्वों का एक रफली बनाते हैं, मानसिक तौर से करते हैं, लेकिन अभी आप अभ्यास करने के लिए तो इसको भी बना भी लीजिए। तो आपका तत्व कौन कौन भाग लिए? Mg भाग लिया और O भाग लिया, 2 ही भाग लिए। LHS में देखिए Mg कितने परमाणु है? 1 है। RHS में कितने परमाणु है? 1 है। ये तो संतुलित है। इसमें ऑक्सीजन कितने परमाणु है? तो 2 है। उधर कितना? 1 है। ये संतुलित नहीं है। इसके मतलब कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो अब इसे संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? जिसके परमाणु आपको अधिक दिखाई दे रहे हैं, सबसे अधिक देके उसी को पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने परमाणु? हाँ, इसे और भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि संतुलित करने के लिए जैसे अब ये संतुलित करने के लिए जो आपके सूत्र है, सूत्र में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये नहीं कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी गुणा करके 2 लिख दे, कह देंगे संतुलित तो हो ही नहीं। जो उसके सूत्र लिखे गए हैं, जो रासायनिक सूत्र उसके यौगिक को प्रस्तुत करते हैं और यौगिक की संरचना नियत होती है, तत्व की संरचना नियत है, तो उसके परमाणुओं की संख्या को आप बढ़ाकर घटा नहीं सकते। इसलिए समझिए कि जो लिखा गया वो एकदम क्लोज है, वो बॉक्स में बंद है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप तो इसी चीज को ध्यान रखिएगा कि उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो कैसे संतुलित करनी है? तो यहाँ 2 है तो इसके बाहर आपको 2 से गुणा कर देंगे। अब बाहर 2 से गुणा कर दिए, यानी दूसरे स्टेज में क्या किए कि जो Mg था, इधर O2 था, इधर MgO था, O के परमाणु तुलना करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दिए। जब 2 से गुणा किए तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के तो अब 2 हो गए, लेकिन यहाँ में Mg के भी 2 हो गए। तो तीसरे स्टेज में उसको भी आप इधर Mg को भी 2 ले लेंगे और 2MgO लिख देंगे। अब तो दोनों और Mg के भी, अब लास्ट में चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो अब दोनों Mg और O2 के दोनों के बराबर हो गए, इसलिए यह समीकरण क्या हुआ? आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस प्रकार समीकरण को संतुलित रासायनिक आपका रासायनिक संतुलित समीकरण के रूप में
प्लस करते हैं। और उदाहरण लिया जाए, जैसे Fe प्लस H2O एरो दिया है, Fe3O4 दिया है और प्लस H2 दे दिया है, यह समीकरण दिया है। अब इसे जांच भी कर ले और देखें कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं, और इसे संतुलित करना है। ये दिए गए समीकरण को संतुलित करना है। तो आप देख रहे हैं कि क्या है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, इधर 4 परमाणु, इसी से क्लियर हो गया समीकरण संतुलित नहीं है। तो इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? तो पहले चरण में तो ये समझिएगा कि जो आपको लिखा गया है, मैं पहले ही बता चुका कि इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि किसी यौगिक का, किसी तत्व का प्रतीक लिखा गया है, तो उसमें आपको ये जैसे इसलिए समझिए कि बॉक्स में बंद है, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये आपका या तो अणुसूत्र है या यौगिक का सूत्र है, इसको बदलना है। तो अब पहले स्टेप क्या करेंगे, जैसे पीछे बताए कि जो जो भी तत्व भाग लिए होगा उसको देखने कौन कौन से तत्व अभिकारक या उत्पाद में हैं, दोनों साइडों से देख लेंगे। वो आपका जितने भी उस रासायनिक अभिक्रिया में जितने तत्व भाग लिए होंगे या जो बने होंगे, सबको आप नोट कर सकते हैं। तो तत्व कौन कौन भाग लिए हैं, तो आपका एक तो Fe दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अब तीन ही है, चाहे दोनों साइडों में देखें, इसके सिवाय कोई दूसरा तत्व नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, ये रफली तैयार करते मानसिक तौर से, ये नहीं कि संतुलित करेंगे। तो इसके बाद उसके LHS में देख लीजिए कितने कितने परमाणु है, तो Fe के 1 परमाणु है, RHS में कितने परमाणु है, तो 3 है, हाइड्रोजन कितने परमाणु है, तो 2 है, उधर भी आपका 2 ही है, ऑक्सीजन का 4 है, इधर क्या है आपका, सॉरी ऑक्सीजन का इधर 4 है, इधर आपका 1 परमाणु है। तो इस तरह संतुलित नहीं है। तो दूसरा चरण उसी करेंगे कि जो सबसे अधिक होगा, अधिक को लेकर के चलिएगा, एक स्टेप में मानेगा कि जिस तत्व का परमाणु की संख्या किधर भी, चाहे LHS में चाहे RHS में अधिक हो, अगर RHS में अधिक है तो LHS में उतना कर लेंगे, LHS में उतना अधिक होगा तो RHS में उतना करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आपको क्या देख रहे हैं कि यहाँ आपको 4 है, यहाँ 4 कैसे होगा, इसमें तो छेड़छाड़, H2O में तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, इसके मतलब इधर 4 से गुणा करना होगा। तो दूसरे स्टेप पे समझिए कैसे लिखना होगा, Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब ऑक्सीजन के परमाणु तो संतुलित हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित किए तो हाइड्रोजन के परमाणु को भी संतुलित करना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति लिख दिए तो क्या हुए, ऑक्सीजन के तो आपके 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 8 हो गए। इसलिए इधर भी आपको अगर LHS में भी हाइड्रोजन के आपका अणु के अगर 4 से गुणा कर देंगे, उसके 4 मोल कर दे तो हाइड्रोजन का परमाणु भी संतुलित हो जाएगा। यानी क्या हुआ समीकरण कि Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु भी संतुलित हो गए। अब 2 का संतुलित हो गया। अब आयरन का देख लिया जाए, तो आयरन को संतुलित करने के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ इधर 3 दिखाए, इधर 3 3Fe लिख दीजिए, 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2 ऐसे कर दिए। अब चेक करेंगे कि ऐसे लिखने के बाद भी क्या अब प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर हुए कि नहीं, दोनों पक्षों में, और जितने भी तत्व भाग लिए हैं वो हुए कि नहीं। देख रहे हैं कि Fe के भी 3 है, इधर भी Fe के 3 है, वो तो ओके हो गया। हाइड्रोजन के इधर 8 है, इधर भी 8 है, ओके हो गया। ऑक्सीजन के 4 है, इधर भी 4 है, ओके हो गया। तो सब कुछ चेक कर लिए, और जब सब कुछ चेक कर लिए तब क्या हुआ आपका समीकरण, इसके मतलब क्या हुआ आपका संतुलित हो गया। तो दोनों साइडों में जांच कर लिए कितने तत्व भाग लिए थे और सब कुछ चेक भी कर लिए। इस प्रकार यह संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस संतुलित समीकरण में भी क्या क्या कमी है, अब इसको आगे हम देखेंगे और फिर उसको भी दूर करने का जितना संभव होगा प्रयास किया जाएगा।
तो ये आपको इस विधि से अगर संतुलित करते हैं तो इसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं आपका। तो हीट ट्रायल विधि से संकरण को संतुलित करना कहा